डिप्रेशन कम मूड और गतिविधि से विमुखता की एक मानसिक स्थिति है। वैश्विक आबादी के लगभग 3.5% या सभी उम्र के लगभग 280 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है 2020 तक। डिप्रेशन व्यक्ति के विचारों, व्यवहार, भावनाओं और कल्याण की भावना को प्रभावित करता है। ऐसे अनुभव जो आमतौर पर किसी व्यक्ति को खुशी या आनंद देते हैं, कम खुशी या आनंद देते हैं, और पीड़ित व्यक्ति अक्सर उन गतिविधियों में प्रेरणा या रुचि की कमी का अनुभव करता है। डिप्रेशन कुछ मनोदशा विकारों का एक लक्षण है जिसे अवसाद भी कहा जाता है, जैसे कि प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार, द्विध्रुवी विकार और डिस्टीमिया। ये जीवन की घटनाओं के लिए एक सामान्य अस्थायी प्रतिक्रिया है, जैसे कि किसी प्रियजन की हानि, और यह कुछ शारीरिक बीमारियों का लक्षण और कुछ दवाओं और चिकित्सा उपचारों का दुष्प्रभाव भी है। इसमें उदासी, सोचने और ध्यान लगाने में कठिनाई, या भूख और सोने के समय में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी हो सकती है। अवसाद का अनुभव करने वाले लोगों में निराशा या निराशा की भावनाएं हो सकती हैं, और आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। अवसाद अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है। बचपन में प्रतिकूलताएं जैसे कि शोक, उपेक्षा, मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, यौन शोषण या भाई बहनों के प्रति माता पिता का असमान व्यवहार वयस्कता में अवसाद में योगदान कर सकता है। बचपन में शारीरिक या यौन शोषण विशेष रूप से उत्तरजीवी के जीवन काल में अवसाद का अनुभव करने की संभावना के साथ महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। जिन लोगों ने बचपन में 4 या अधिक प्रतिकूल अनुभव किए हैं, उनमें अवसाद से पीड़ित होने की संभावना 3.2 से 4.0 गुना अधिक है। खराब आवाज गुणवत्ता, गैर कार्यक्षमता, हरे भरे स्थानों की कमी और शोर और वायु प्रदूषण के संपर्क में आना अवसादग्रस्त मनोदशाओं से जुड़ा हुआ है, जो इस तरह के परिणामों को रोकने के लिए योजना बनाने में विचार करने की आवश्यकता पर बल देता है। अवसाद और अन्य नकारात्मक मनोदशाओं से जोड़ा गया है। बड़े शहरी क्षेत्रों में रहने वालों में अवसाद की दर उन लोगों की तुलना में कम दिखाई गई। अध्ययनों से लगातार पता चला है कि चिकित्सकों में कई अन्य कार्यक्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की तुलना में अवसाद और आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। आत्महत्या के मामले में पुरुष चिकित्सकों के लिए 40% अधिक और महिला चिकित्सकों के लिए 130% अधिक है। जीवन की घटनाएं और परिवर्तन जो उदास मनोदशा का कारण बन सकते हैं उनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। प्रसव, प्रजननवृत्ति, वित्तीय कठिनाइयां, बेरोजगारी, तनाव जैसे काम, शिक्षा, सैन्य सेवा, परिवार, रहने की स्थिति, विवाह आदि से एक चिकित्सा निदान, कैंसर, HIV, मधुमेह आदि, बदमाशी, किसी प्रियजन की मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक अलगाव, बलात्कार, रिश्ते की परेशानियां, ईर्ष्या, अलगाव या भयावह चोट। बचपन और किशोरावस्था में अवसाद वयस्कों में होने वाले प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार के समान होता है। हालांकि युवा पीड़ित वयस्कों में देखी जाने वाली अधिक सामान्य उदासी, खालीपन या निराशाजनक भावनाओं के बजाय अधिक चिड़चिड़ापन या व्यवहार संबंधी असंयम प्रदर्शित कर सकते हैं। जो बच्चे तनाव में हैं, नुकसान का अनुभव कर रहे हैं या अन्य अंतर्निहित विकार हैं, उनमें अवसाद का जोखिम अधिक होता है। बचपन का अवसाद अक्सर अन्य मनोदशा विकारों के बाहर मानसिक विकारों के साथ सहवर्ती होता है, सबसे आम तौर पर चिंता विकार और आचरण विकार। अवसाद भी परिवारों में चलता है। डिप्रेशन कम बहिर्मुखता से जुड़ा है और जिन लोगों में न्यूरोटिसिज्म का स्तर अधिक होता है, उनमें अवसादग्रस्त लक्षणों का अनुभव होने की संभावना अधिक होती है और अवसादग्रस्तता विकार का निदान प्राप्त करने की संभावना अधिक होती है। इसके अतिरिक्त अवसाद कम कर्तव्यनिष्ठता से जुड़ा है। कम कर्तव्यनिष्ठता से उत्पन्न होने वाले कुछ कारकों में अव्यवस्था और जीवन से असंतोष शामिल हैं। इन कारकों के परिणामस्वरूप व्यक्ति तनाव और अवसाद के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। ये संभव है कि कुछ प्रारंभिक पीढ़ी के बीटा ब्लॉकर्स कुछ रोगियों में अवसाद उत्पन्न करते हैं, हालांकि इसके प्रमाण कमजोर और विरोधाभासी हैं। अल्फा इंटरफेरॉन थेरेपी और अवसाद के बीच संबंध के मजबूत सबूत हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि अल्फा इंटरफेरॉन उपचारित रोगियों में से 1/3 ने उपचार के 3 महीने बाद अवसाद विकसित किया था। बीटा इंटरफेरॉन थेरेपी का अवसाद की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मध्यम रूप से मजबूत सबूत हैं कि जब एलोपेसिया के उपचार में फिनास्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है तो कुछ रोगियों में अवसादग्रस्तता के लक्षण बढ़ जाते हैं। आइसोट्रेटिनोइन एक मुहासे उपचार को अवसाद से जोड़ने वाले सबूत मजबूत हैं। अन्य दवाएं जो अवसाद के जोखिम को बढ़ाती हैं उनमें एंटीकॉन्वल्सेंट्स, एंटीमाइग्रेन ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक्स और हार्मोनल एजेंट जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट शामिल हैं। दुरुपयोग की कई दवाएं अवसाद का कारण बन सकती हैं या उसे बढ़ा सकती हैं, चाहे नशे में, वापसी में और दीर्घकालिक उपयोग से।
इनमें शराब, शामक, पर्चे वाली बेंजोडाइजेपाइन सहित ओपियोइड, पर्चे वाली दर्द निवारक और हेरोइन जैसी अवैध दवाएं सहित उत्तेजक जैसे कोकीन और एम्फेटामिन, मतिभ्रम और इनहेलेंट शामिल हैं। उदास मनोदशा कई संक्रामक रोगों, पोषण संबंधी कमियों, तंत्रिका संबंधी स्थितियों और शारीरिक समस्याओं का परिणाम हो सकती है, जिनमें हाइपोएंड्रोजेनिज्म, पुरुषों में एडिसन रोग, कुशिंग सिंड्रोम, घातक अनीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, लाइम रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सीलिएक रोग, पुराना दर्द, स्ट्रोक, मधुमेह, कैंसर और एचआईवी शामिल हैं। कई मनोरोग सिंड्रोम में मुख्य लक्षण के रूप में उदास मनोदशा होती है। मनोदशा संबंधी विकार विकारों का एक समूह है जिसे मनोदशा की प्राथमिक गड़बड़ी माना जाता है। इनमें प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार, जिसे आमतौर पर प्रमुख अवसाद या नैदानिक अवसाद कहा जाता है, शामिल है, जहां व्यक्ति को कम से कम 2 सप्ताह तक उदास मनोदशा या लगभग सभी गतिविधियों में रुचि या खुशी की कमी होती है, और डिस्टीमिया, पुरानी उदास मनोदशा की स्थिति, जिसके लक्षण एक प्रमुख अवसादग्रस्तता प्रकरण की गंभीरता को पूरा नहीं करते हैं। एक अन्य मनोदशा विकार, द्विध्रुवी विकार, असामान्य रूप से ऊंचे मनोदशा, अनुभूति और ऊर्जा के स्तर के एक या अधिक एपिसोड की विशेषता है, लेकिन इसमें अवसाद के एक या अधिक एपिसोड भी शामिल हो सकते हैं। डिप्रेशन वाले व्यक्तियों को अक्सर एक ध्रुवीय अवसाद के साथ गलत निदान किया जाता है। मनोदशा विकारों के बाहर, सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार में अक्सर एक अत्यंत तीव्र अवसादग्रस्तता मनोदशा होती है। अवसादग्रस्त मनोदशा के साथ समायोजन विकार एक पहचान योग्य घटना या तनाव के लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, जिसमें परिणामी भावनात्मक या व्यवहार संबंधी लक्षण महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन एक प्रमुख अवसादग्रस्तता प्रकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक मानसिक विकार जो कभी कभी आघात के बाद होता है, आमतौर पर अवसादग्रस्त मनोदशा के साथ होता है। सूजन और डिप्रेशन के बीच संबंध के सबूत हैं। सूजन संबंधी प्रक्रियाएं नकारात्मक संज्ञान या उनके परिणामों जैसे तनाव, हिंसा या अभाव से शुरू हो सकती हैं। इस प्रकार नकारात्मक संज्ञान सूजन का कारण बन सकता है जो बदले में डिप्रेशन का कारण बन सकता है। इसके अलावा इस बात के बढ़ते सबूत हैं कि सूजन साइटोकिन्स की वृद्धि के कारण अवसाद का कारण बन सकती है, जो मस्तिष्क को बीमारी मोड में डाल देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूं। शारीरिक रूप से बीमार होने के क्लासिकल लक्षण जैसे सुस्ती, अवसाद की विशेषता वाले व्यवहारों में एक बड़ा ओवरलैप दिखाते हैं। द्विध्रुवी विकार वाले लोगों के अवसादग्रस्त एपिसोड के दौरान साइटोकिन्स का स्तर तेजी से बढ़ता है और छूट के दौरान कम हो जाता है। इसके अलावा ये नैदानिक परीक्षणों में दिखाया गया है कि एंटीडिप्रेसेंट के अलावा ली जाने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं न केवल लक्षणों में काफी सुधार करती हैं, बल्कि उपचार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले विषयों के अनुपात को भी बढ़ाती हैं। गंभीर अवसाद का कारण बनने वाली सूजन आम संक्रमणों के कारण हो सकती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या यहां तक कि परजीवियों के कारण होने वाली सूजन। शोधकर्ताओं ने उन तरीकों की अवधारणा बनाना शुरू कर दिया है जिनसे नस्लवाद और उपनिवेशवाद की ऐतिहासिक विरासत अवसादग्रस्त स्थिति पैदा कर सकती है। साइकोग्राफिकल डिप्रेशन कुछ हद तक डिप्रेसिव डिस्क के सिद्धांत के साथ ओवरलैप करता है, जो 2012 में कॉक्स, अब्रामसन, डेवाइन और हॉलैंड द्वारा प्रस्तावित अवसाद और पूर्वाग्रह का एक संयोजन है, जो अक्सर सहवर्ती अनुभवों का अध्ययन करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के लिए तर्क देते हैं। अवसादन के सिद्धांत के विपरीत, डिप्रेशन का एक मनोभौगोलिक सिद्धांत विषय के अध्ययन को एक व्यक्तिगत अनुभव से परे सामाजिक पैमाने पर उत्पादित करने का प्रयास करता है। डिप्रेशन की विशेष अभिव्यक्तियों को बेदखली में निहित मानता है, नरसंहार, गुलामी और उपनिवेशवाद की ऐतिहासिक विरासतें, अलगाव, भौतिक और मानसिक दोनों तरह के भौतिक अभाव और हिंसा, प्रणालीगत बहिष्कार और कानूनी सुरक्षा तक पहुंच की कमी की सहवर्ती परिस्थितियों का उत्पादन करती हैं। इन परिस्थितियों से निपटने की मांगें आबादी के लिए आराम, स्वास्थ्य, स्थिरता और सुरक्षा की भावना की तलाश करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से समझौता करती हैं। इस आघात की ऐतिहासिक स्मृति भविष्य की पीढ़ियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिससे मनोभौगोलिक अवसाद एक अंतर पीढ़ीगत अनुभव भी बन जाता है। ये कार्य आनुवंशिक विज्ञान में हाल के अध्ययनों द्वारा समर्थित है, जिसने होलोकॉस्ट बचे लोगों द्वारा झेले गए आघात और बाद की पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक प्रतिध्वनि के बीच एक एपिजेनेटिक लिंक प्रदर्शित किया है। वॉटसन और क्लार्क 1991 ने चिंता और अवसाद के लक्षणों और विकारों के बीच सहरुगणता को समझाने में मदद करने के लिए चिंता और अवसाद के त्रिपक्षीय मॉडल का प्रस्ताव दिया। यह मॉडल चिंता और अवसाद के लक्षणों को 3 समूहों में विभाजित करता है:
नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और शारीरिक अति उत्तेजना। लक्षणों के ये 3 सेट अवसाद और चिंता के सामान्य और विशिष्ट पहलुओं को समझाने में मदद करते हैं। इस मॉडल के साथ चिंता और अवसाद के बीच अंतर करने की क्षमता नैदानिक सटीकता को बढ़ाने और सहरुग्णता के साथ होने वाली जटिलताओं को खत्म करने में मदद कर सकती है। क्लार्क के अनुसार अवसादग्रस्त रोगियों में किसी भी चिंता विकार के लिए सहरुग्णता दर 57% है। युवाओं में अन्य अध्ययनों से चिंता और अवसाद की सहरुग्णता दर 70% तक सामने आई है। चिंता, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, सहरुग्णता के कई नकारात्मक प्रभाव हैं। सहरुग्णता के नकारात्मक प्रभावों में शामिल हैं चिरकालिकता, रिकवरी और रिलैप्स दरें और आत्महत्या का उच्च जोखिम। युवा नमूनों में चिंता, अवसाद, सहरुग्णता के नकारात्मक प्रभावों में शामिल हैं मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि, आत्महत्या का प्रयास करने की अधिक संभावना, आचरण विकार का निदान प्राप्त करना और उपचार से अनुकूल लाभ दिखाने की कम संभावना। नकारात्मक प्रभाव वह कारक है जो चिंता और अवसाद दोनों के लिए समान है। नकारात्मक प्रभाव को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है जिस सीमा तक कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण होने के बजाय परेशान या अप्रिय रूप से व्यस्त महसूस करता है। इसमें व्यक्तिपरक संकट, भय, घृणा, तिरस्कार और शत्रुता जैसी नकारात्मक मनोदशा स्थितियां शामिल हैं। डिप्रेशन के लिए विशिष्ट मनोदशा स्थितियों में उदासी और अकेलापन शामिल है जो नकारात्मक प्रभाव पर बड़े कारक भार डालते हैं। नकारात्मक प्रभाव के कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं अनिद्रा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन और खराब एकाग्रता। शारीरिक अति उत्तेजना को खतरे के जवाब में सहानुभूति तंत्रिका तंत्र में बढ़ी हुई गतिविधि द्वारा परिभाषित किया जाता है। शारीरिक अति उत्तेजना चिंता विकारों के लिए अद्वितीय है। शारीरिक अति उत्तेजना के कुछ लक्षणों में शामिल हैं सांस की तकलीफ, चक्कर आना या हल्का महसूस करना, शुष्क मुंह, कांपना या हिलना और पसीने से तरहथेलियां। नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव की तुलना में शारीरिक हाइपेरोसल का कम अध्ययन किया गया है। चोरपिटा एट अल. 2000 ने बच्चों और किशोरों में भावना के त्रिपक्षीय कारकों को मापने के लिए एक प्रभाव और उत्तेजना पैमाने का प्रस्ताव दिया। इस अध्ययन में शारीरिक हाइपेरोसल का नकारात्मक प्रभाव के साथ सकारात्मक संबंध था लेकिन सकारात्मक प्रभाव के साथ नहीं। यह त्रिपक्षीय मॉडल परिकल्पना का समर्थन करता है कि शारीरिक हाइपेरोसल चिंता को डिप्रेशन से अलग करेगा जो सकारात्मक प्रभाव से संबंधित है। सकारात्मक प्रभाव एक ऐसा आयाम है जो किसी व्यक्ति के अपने पर्यावरण के साथ सुखद जुड़ाव के स्तर को दर्शाता है। उच्च सकारात्मक प्रभाव उत्साह, ऊर्जा स्तर, मानसिक सतर्कता, रुचि, आनंद, सामाजिक प्रभुत्व, साहसिकता और सक्रियता से बना होता है। इसके विपरीत सकारात्मक प्रभाव का निम्न स्तर या उसकी अनुपस्थिति को एनहेडोनिया कहा जाता है। एनहेडोनिया को रुचि की हानि या खुशी का अनुभव करने में असमर्थता के रूप में वर्णित किया जाता है जब उन चीजों का अनुभव करना जो पहले सुखद हुआ करती थी। कम सकारात्मक प्रभाव के लक्षणों में थकान, अकेलापन, उदासी और सुस्ती शामिल हैं। सकारात्मक प्रभाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डिप्रेशन को चिंता से अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक रचना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूं।